हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 46 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व कर लिया था। यस, क्वेश्चन नंबर 3 से पेज नंबर 46 खोलिए एनसीईआरटी में, पेज नंबर 46 खोलिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे अभी चैनल पे नए आए हैं इस चैनल के बारे में आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को हमने यहाँ पढ़ाया हुआ है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शायद आपको ना पता हो, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों जरूर करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? कमेंट सेक्शन में बच्चों सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा है उसको हम पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट पर आप रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लिंक, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो व्हाट्सएप नंबर 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक आप मांग सकते हो। जो भी चैप्टर का आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिंक वगैरह हम लोग आपको सेंड यहाँ से कर देंगे। चलिए ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन थी, पुराने बच्चों को तो पता ही किस हिसाब से चल रहा है चैनल पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी वर टेकन एंड एडेड टू द सॉल्यूशंस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल 1 by 1, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर एज फॉलोज, ठीक है। अब देखिए आपके पास मेटल्स हैं, 4 मेटल्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, इनको लिया गया। अब देखो ये मेटल लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। देखिए पढ़ना आता है बच्चों, इस टेबल को देखो कैसे पढ़ोगे, इसको देखो कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको मेटल ए की बात करनी है, ठीक, मेटल ए की बात करनी है और आपको ऐसे करके चलना है, ऐसे रो में चलना है और सोचना है। क्या सोचना है? सुनो कि मेटल ए के छोटे छोटे पीस लिए हमने और आयरन सल्फेट में डाले तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक, सही है। इसका मतलब क्या है कि मेटल ए जो है वो आयरन सल्फेट से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। मेटल ए जो है, आयरन सल्फेट बोल रहा हूं, सॉरी, आयरन से लेस रिएक्टिव है, करेक्ट। मेटल ए जो है वो आयरन सल्फेट में डालने पर अगर कोई रिएक्शन नहीं होती तो मेटल ए जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, सही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब देखो, फिर ए मेटल को लिया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। मतलब क्या होता होगा? सोचो, कुछ ऐसा होता होगा कि मेटल ए को लिया हमने, कॉपर सल्फेट में ऐसे हमने डाला, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी कि क्या होता होगा? सोचो, ये मेटल ए कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, तो कॉपर यहां से बाहर हो जाता होगा और ASO4 बनता होगा, यानी कि ये ए जो भी मेटल है तो इस मेटल का आपको सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता होगा और कॉपर बाहर हो जाता होगा, यही होता है, ठीक है। तो पढ़ना आ गया आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों इन्होंने ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, शायद कोई क्वेश्चन पूछे इस पे। अब देखिए मेटल बी को जब आपने लिया, ठीक है, मेटल बी को आपने आयरन सल्फेट में डाला तो मेटल बी ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। इसका मीनिंग आपको समझ में आता है कि जो मेटल बी है उसको अगर हम आयरन सल्फेट में डालें, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी से यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। इससे क्या पता चलता है बताइए? इससे ये पता चलता है कि बी जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। भाई चेक करो ना, अगर बी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन को बाहर कर देता है, इसका मतलब बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन आपका बाहर हो गया और बी का सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए, ये आयरन यहाँ से आपका बाहर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो जो बातें समझ में आती आ रही हैं बच्चों, उसको हम लिखते जा रहे हैं। यहाँ देखिए, ए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जो बातें समझ में आ रही हैं वो लिख दे रहे हैं। ए जो है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सही है, ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो बी ने क्या करा? आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक। फिर बी को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, बी को जिंक सल्फेट में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी कि बी जो है, बी मेटल जो भी वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये भी लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ए आयरन के साथ, आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कि ए जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, सही है ना। और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। फिर बी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालने पर आयरन को डिस्प्लेस कर देता है तो बी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर बी को हमने लिया और कहाँ डाला? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब जो मेटल बी है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। मेटल बी जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, सही है ना। ये सब इन्फॉर्मेशन निकालते चलिए, अभी आपको जवाब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेटल सी जो है बच्चों, ठीक, मेटल सी आयरन सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर सल्फेट से नहीं करता है, जिंक सल्फेट से नहीं करता है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से ये रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को ये डिस्प्लेस कर देता होगा। इसका मतलब जो सी है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो सी जो मेटल है वो सिल्वर से आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, करेक्ट।
उसके बाद C जो है आपका वो लेस देन क्या होगा, आयरन। C जो है वो लेस देन होगा आयरन से, और C होगा लेस देन आपका किससे, कॉपर से, ठीक। और C जो होगा लेस देन होगा जिंक से, C होगा लेस देन आपका जिंक से, कुछ इस तरीके से। और ये जो D मेटल है बच्चों, ठीक है, ये तो कहीं पर भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही नहीं दिखाता है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो मेटल D है वो तो सबसे कम रिएक्टिव, वो रिएक्शन ही नहीं करता है किसी से, ठीक है, तो D इज लीस्ट रिएक्टिव, ये तो पता चल गया। तो नोट कर लेते हैं D क्या है यहाँ, D इज लीस्ट रिएक्टिव, ओके, डी सबसे कम रिएक्टिव है यहाँ, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब देखो बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव मेटल में कैसे पहचानोगे, देखो कुछ कुछ बातें तो आपको समझ आ रही, भाई ए कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, बी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, सी सिल्वर, एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर, ठीक है, सी सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इसको पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बच्चों मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप अपनी देखेंगे तो उसमें मैं पूरी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए, क्लास में याद कराया है बच्चों। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये चेक करना है कि आयरन ऊपर आता है, कि कॉपर ऊपर आता है, कि जिंक ऊपर आता है, कि सिल्वर ऊपर आता है। तो मैं आपको बता दूं, उसमें जब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो जिंक आएगा, जिंक के बाद नंबर आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 4 ही तो मेटल हैं, कौन कौन, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ठीक है, तो जिंक का नंबर पहले आएगा, उसके नीचे आयरन आता है, उसके नीचे आपका कॉपर आता है, और उसके नीचे सिल्वर आता है। और भी मेटल्स बीच में आते होंगे, हमने पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिखी है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 ही तो मेटल की बात करी गई, जिंक, सिल्वर, कॉपर और आयरन, ठीक है, उन्हीं के तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 4 मेटल्स को ऐसा आप अपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, जिंक सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे आयरन, उसके नीचे कॉपर, उसके नीचे सिल्वर, ऐसा आता है। अब बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ये देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, याद है आपको, यानी कि ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं रादर देन नीचे वाले से, ठीक है। तो यहां पर बच्चों रिएक्टिविटी क्या करेगी आपकी, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, यहां पर मेटल रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अगर हम आपको बोलें कि जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो जवाब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका जिंक है, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है, फिर आपका आयरन है, फिर आपका कॉपर है, और फिर आपका सिल्वर है, सही है। अब ए बी सी में से देखो बच्चों, ठीक है, आप एक चीज देखते हो बच्चों, यहां पर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को देखो जरा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से बच्चों जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, चेक कर लो, ना तो ए डिस्प्लेस कर पाता है, ना तो बी डिस्प्लेस कर पाता है, ना तो सी डिस्प्लेस कर पाता है, ना तो डी डिस्प्लेस कर पाता है, यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस करने वाला कोई मेटल है नहीं यहां पर, सही है ना, ओके। तो ये चीज एक तो आपको ध्यान रखनी। उसके बाद आप यहां पर अगर रिएक्टिविटी लिखेंगे इन सब की, तो जिंक से, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इसको मैं कहां लिखूं, मेरे पास जगह की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, देखो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, फिर क्या है आपका आयरन, फिर क्या है आपका कॉपर, फिर क्या है आपका सिल्वर, सही है। अब चारों मेटल्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ऊपर कौन आ रहा है, जिंक, तो जिंक यहां सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, फिर आयरन यहां पे रिएक्टिव है, फिर आपका कॉपर रिएक्टिव है, और कॉपर के बाद सबसे लास्ट में सिल्वर, यानी कि सिल्वर से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा आयरन, आयरन से ज्यादा आपका जिंक। अब देखो बच्चों, यहां जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से कोई भी मेटल आपका ए बी सी डी, ये चारों मेटल में से कोई भी मेटल जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो इसको आप छोड़ दो। अभी जिंक है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को कोई डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है, ठीक। अब आप किसको चेक करोगे, क्या आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से, ध्यान से सुनिए, क्या आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को कोई डिस्प्लेस कर पाता है, बात सुनिए, ए बी सी डी मेटल में से आपको यह चेक करना है कि कौन सा मेटल आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। सुन लो, जो आयरन को डिस्प्लेस कर देता होगा वही मोस्ट रिएक्टिव होगा, बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि वैसे ही रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कहां आता है, ऊपर, सही ना। देखिए जिंक से हमें कोई क्लू नहीं मिला, जिंक के सॉल्यूशन में से तो कोई जिंक को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है, एबीसीडी में से कोई भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाता है, तो आप कहां से चेक करोगे, अब आयरन से, ठीक, यानी कि आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को जो डिस्प्लेस करता होगा वही तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि आयरन ही कहां आता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, देखिए ऊपर आता है, तो आयरन कॉपर और सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, ठीक है। और सोचो आयरन में से, आयरन सल्फेट में से भी अगर कोई आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो आयरन से तो ज्यादा ही रिएक्टिव होगा ना, सही है। तो चेक करो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, ये देखिए आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से बच्चों आयरन को कौन डिस्प्लेस कर देता है, बी, चेक करिए, बी इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, आयरन।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों यहाँ कहीं बी आता होगा, अब आता कहाँ होगा वो हमें नहीं पता कि जिंक से पहले, हाँ जिंक से पहले तो नहीं आता होगा, चलो यहाँ कहीं आता होगा ये बी, खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि बी जिंक से पहले क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि बी ने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से, ध्यान से चेक करो, बी ने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया था, ऐसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि बी आयरन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जिंक से कम रिएक्टिव है। तो क्या हुआ यहां पर सबसे ज्यादा ए बी सी डी में कौन रिएक्टिव है? बी, क्योंकि बी ने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। सही है, तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो आंसर इज, फर्स्ट का आंसर है बच्चों बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए बच्चों पार्ट बी देखते हैं। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? बच्चों ध्यान दें, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट? एक बात बताइए बच्चों, कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप मेटल बी को डालोगे तो पहली बात तो बच्चों हमें ये चेक करनी है कि कोई रिएक्शन होगी भी कि नहीं होगी। वो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, सही है, और आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। इसका मतलब बी जो है वो कॉपर से ज्यादा ही तो रिएक्टिव होगा। बी कहाँ आ रहा है? आयरन के ऊपर आ रहा है सेट करने पर, इसका मतलब बी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्शन तो होगी, क्योंकि हमें तो पहले ये चेक करना है ना कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो रिएक्शन तो होगी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब बच्चों अगर रिएक्शन होगी तो किस तरीके की रिएक्शन होगी? बहुत इजी रिएक्शन है, बी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालिए, बी मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालिए, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा वो, सही है ना? ठीक है, चलिए आइए आपको दिखाते हैं बच्चों क्या रिएक्शन यहां पर होने वाली है। चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो देखो, ये जो बी मेटल है, जो कुछ भी है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से बच्चों कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और बी, ये देखिए BSO4 ऐसा कुछ, मतलब मेटल बी का यहाँ पर हमको सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और साथ में ये देखिए कॉपर यहाँ पर ऐसे अलग हो गया, ठीक है। अब एक बात और बच्चों, एक बात और देखिए, बात क्या है कि ये जो कॉपर निकलेगा सॉलिड के फॉर्म में, ठीक, ये इस मेटल बी के ऊपर, क्योंकि बी धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो ये जो भी कॉपर निकलेगा ये मेटल बी के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा रेड ब्राउन कलर का, ठीक है, रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, यहां पे समझाता हूं, उसको हटाना पड़ेगा मुझे। देखिए बच्चों बात समझो, क्या किया आपने ये देखिए मेटल का पीस लिया बी, और आपने डाला इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये देखिए बच्चों ये क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब एक बार बताओ बच्चों, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर आपको याद है? बताइए, हाँ क्या कलर होता है बताइए? ब्लू कलर होता है, ठीक। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा है आपका? ब्लू, ठीक है। अब ये ब्लू कलर क्यों होता है बच्चों? ये ब्लू कलर होता है किसके कारण? कॉपर आयन के कारण। ध्यान से चेक करो, कॉपर सल्फेट आपको क्या देता है? कॉपर 2+ और SO4 2-। तो कॉपर आयन के कारण सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है आपका? ब्लू होता है। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब आप मेटल बी को इसमें डालते हैं, ये देखिए ये मेटल बी का पीस आपने ऐसा डाला, ठीक है ना। जब मेटल बी का पीस आप ऐसा डालोगे तो मेटल बी क्या करेगा? इस कॉपर आयन को यहां नहीं रहने देगा, कॉपर को एटॉमिक फॉर्म में बाहर कर देगा। ध्यान से चेक करो, कॉपर के एटम मिल रहे हैं ना अब आपको, ठीक है। कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है सॉल्यूशन से। एक्चुअल में क्या होता है हम आपको बता दें फटाफट, कॉपर 2+ बच्चों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर के एटम बनाना शुरू करता है। किससे लेता है 2 इलेक्ट्रॉन? बी से लेता है, ठीक। और बी अपना आयन बना देगा, B2+ ऐसा कुछ बना देगा, तो ये B2+ जाके SO4 2- से जुड़ जाएगा, तो BSO4 बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई आपको मेटल बी का सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, कॉपर हो जाएगा यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में बाहर। पर हम आपको सिर्फ इतना यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब कॉपर बाहर होगा तो देखो बच्चों, ये मेटल जो आपका दिखाई पड़ रहा है ना, ये मेटल बी धीरे धीरे रिएक्ट करके खत्म हो रहा होगा, लेकिन इस बी के आसपास, ये देखिए इस बी के आसपास, मेटल बी के आसपास आपको ये ऐसा रेड ब्राउन कलर का बच्चों कॉपर जमता हुआ नजर आएगा, ये देखिए, ठीक। और सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में से कॉपर आयन धीरे धीरे चले जा रहे हैं, कॉपर आयन धीरे धीरे चले जा रहे हैं और वो कॉपर के एटम बनाने लग रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए? ठीक, तो आई थिंक अभी मैं बी का आपको आंसर लिख के भी दिखा दूंगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला देखिए, अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। ABCD को हमें ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी कैसे करें बच्चों? ध्यान से चेक करिए। अभी अभी आपने देखा कि बी क्या है? आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, सही है। अब बच्चों अभी अभी तो आपने देखा था कि ए कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और सी सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है,
सही है ना। ए कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ए कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा बताइए, ए आएगा आपका कॉपर से पहले, सही है, यहाँ कहीं ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ध्यान से चेक करो, ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सही है। उसके बाद सी को जरा चेक करिए, सी सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक, सी सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव, तो सी को कहाँ रखोगे आप, सिल्वर के जस्ट पहले, ऐसे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या हम सी को ए से पहले नहीं रख सकते हैं? क्यों रख दोगे सी को आप ए से पहले, क्यों रख, सी को आप कॉपर से पहले क्यों रख दोगे? अगर जो सी है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता तो सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता ना, लेकिन ध्यान से चेक करो, सी ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कोई रिएक्शन नहीं दिखाई है, सही है। बात समझ में है कि नहीं? कोई डाउट है बताइए। अब आप यहाँ पर बच्चों पूरा पैटर्न देख सकते हो, हमको बी मिल गया, ए मिल गया, सी मिल गया, और मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि डी तो लीस्ट रिएक्टिव है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। डी तो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है बेचारा, यानी कि डी आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो लगा हुआ है। ध्यान से करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे कम रिएक्टिव वाले को, फिर उससे कम रिएक्टिव वाले को, फिर उससे कम रिएक्टिव वाले को, फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिव वाले को। बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है आपका यहाँ पर, बी है, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव क्या है आपका, यहाँ से चेक करिए, ए है, फिर उससे कम रिएक्टिव है आपका सी, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है आपका डी। ये देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स को हमने लगा दिया। कोई डाउट है बताइए बच्चों। अब मैं आपको पार्ट 2 का आंसर क्या लिखना है वो लिख के दिखा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आंसर 2 देखिए कैसे लिखना है। व्हेन अ मेटल बी इज एडेड टू कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन, जब भी हम मेटल बी को कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, कॉपर सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, है ना। तो a displacement reaction will take place due to which the blue color of copper solution will fade। कॉपर सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड हो जाएगा, धीरे धीरे वो जाने लगेगा, और क्या देखने को मिलेगा आपको, एंड अ रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्म्ड ऑन द मेटल बी। जो कॉपर बनेगा, जो कॉपर निकल रहा है, वो मेटल बी के ऊपर आपको डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हम पार्ट 2 का आंसर करेंगे। Now students, page number 46, question number 4. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metals या एक्टिव मेटल्स? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो बच्चों रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, जो इजीली रिएक्ट कर जाए, ठीक है, उनको रिएक्टिव मेटल्स बोल दिया हमने। तो इस शब्द से आप परेशान नहीं होइए, बस आप याद करिए क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट्स, याद है आपको, जब हमने मेटल्स को रिएक्शन कराया था किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमको क्या मिलता था, याद करिए, हमको वहां पर बच्चों मेटल का सॉल्ट मिलता था, ठीक है, मेटल का सॉल्ट मिलता था, या आप बोल सकते हो कि मेटल का एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल मिलता था। साथ में हमको कौन सी गैस निकलती थी वहां पे बताइए, हाइड्रोजन गैस, याद है आपको, ठीक है। तो बस अब यही हमको जवाब दे देना है। कह रहा है कि जब रिएक्टिव मेटल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, विच गैस इज प्रोड्यूस, तो जवाब है हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, सिंपल है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने लिख दिया है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड या हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है, सिंपल है ये। अब देखिए पार्ट 2 बच्चों, आगे क्या पूछ रहा है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आयरन जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें क्या लिखना है, हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस वैलेंस करके सब दिखाना है। बहुत इजी बच्चों, देखिए आयरन हमने लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और इसको हमने कराया किससे कराना है रिएक्शन, आपको इसको कराना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। अब देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि वाटर के साथ ही डाइल्यूट किया गया होगा, ठीक है। तो एसिड का वाटर के साथ सॉल्यूशन है, और जब वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्वस। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, H2SO4। ये क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ एक्वस लिख देंगे क्योंकि डाइल्यूटेड है ये, ठीक। अब बच्चों बहुत इजी है, बताइए आपको क्या बना देना है, यहाँ आयरन ने एसिड के साथ रिएक्ट करी, मेटल ने एसिड के साथ, तो मेटल एसिड के साथ करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बनेगा, यानी कि आपको आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन बना देना है। कैसे बनाए सर, इस तरीके से बनाए, आयरन को ले जाके सल्फेट आयन से आप जोड़ दीजिए, आयरन आयन को सल्फेट आयन से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से चेक करो, आप सभी को पता है, देखिए आयरन पे होता है 2+, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ मैंने क्लास में बताया। आयरन पे होता है 2+, SO4 पे होता है 2-, ये इधर आएगा, ये इधर, तो Fe2SO4 2, ठीक है, और 2 से 2 हट जाएगा तो आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी ये रिएक्शन थी बच्चों,
ये देखिए। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी आप कर सकते हो, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। यही आंसर आप लिख दीजिए। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 आयरन सेकंड सल्फेट, इसको हम क्या बोलेंगे? आयरन सेकंड सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2 है। हमने दो तरीके का आयरन पढ़े ना, Fe3+ और Fe2+। Fe2+ को फेरस बोलते हैं और Fe3+ को फेरिक। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बनेगा जिसको हम आयरन 2 सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं, ये आयरन हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये क्या बना आपका? आयरन सेकेंड सल्फेट, ओके। और यहाँ पर ये गैस भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लीजिए। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। बच्चों अब देखिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है कि जो जिंक है वो आयरन के ऊपर आता है, आपको पता है ना। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सबसे पहले आप आंसर में यही लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने आंसर में क्या? कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा जिंक? बताइए, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए, जिंक आपने कभी देखा है? जिंक का जो कलर होता है वो आपका होता है सिल्वरी वाइट। ओके, जिंक का कलर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट। तो देखिए जरा, जिंक लिया हमने, ये जिंक सॉलिड फॉर्म में लेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे, जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका सिल्वरी वाइट कलर का जिंक। और इसको हमने डाला कौन से सॉल्यूशन में? इसको हमने डाला आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फेट? FeSO4, क्योंकि आपको पता है आयरन पे होता है 2+ और SO4 पे होता है 2-, ठीक है। तो 2 इधर जाएगा, 2 इधर, सेम नंबर है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट, अब ये एक्वा सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों, याद है आपको फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश, ग्रीन कलर होता है इसका। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन गूगल करके आप देख सकते हो, ठीक। और ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन क्यों होता है? तो ये देखिए, ये हमने लिया यहाँ पर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन FeSO4 एक्वस, ठीक है। वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे इसलिए एक्वस। यहाँ पर आयरन के आयंस हैं और सल्फेट आयन है। तो ये जो बच्चों Fe2+ आयंस होते हैं, इन्हीं के कारण कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, ठीक है। सोचो अगर ये आयरन के आयन फॉर्म में ना हो के एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाए, यानी कि वहाँ पे आयरन के एटम आपको मिलने लगे, तो धीरे धीरे बच्चों सॉल्यूशन का ग्रीन कलर यहाँ से गायब होने लगेगा, सही है। और यही होता है, क्या होता है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। तो जिंक क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और आयरन को दे देता है। तो ध्यान से चेक करो, जिंक क्या करेगा यहाँ पर? जिंक को जैसे ही अंदर यहाँ पे डालोगे, जिंक क्या करेगा? Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा, ठीक है। अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के निकाल देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसको किसको लेना पड़ेगा? आयरन को। Fe2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में चेंज हो जाएगा। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको बस रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अब ध्यान से करिए, आयरन के एटम आपको मिलने लगेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? अब सॉल्यूशन में जिंक आयन मौजूद है। अब ये Zn2+ किसके साथ? SO4 2- के साथ रिएक्ट करेगा। पहले सॉल्यूशन में क्या था? आयरन Fe2+ आयन और SO4 2-, ठीक। जैसे ही आपने इसमें जिंक के पीसेस डालना शुरू किया, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन हुआ है, सही है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये ले कौन रहा है? आयरन। अब चेक करो, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे 2 नेगेटिव, भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण 2 नेगेटिव, आयरन पे 2 पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए न्यूट्रल एटम पैदा हो गया आयरन का, ठीक है। तो आयरन के एटम बनने लगेंगे, धीरे धीरे आयरन के आयन यहाँ से गायब होने लगेंगे और इस आयरन के आयन की जगह सॉल्यूशन में Zn2+ यानी कि जिंक के आयन आने लगेंगे। और जिंक के आयंस के कारण बच्चों कोई कलर नहीं होता है। जिंक आयंस कहीं पे प्रेजेंट होंगे तो सॉल्यूशन कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है, कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? अब आप समझ गए, आपको जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। चेक करो ना, Zn2+ SO4 2- के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। और साथ में आयरन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में धीरे धीरे अलग होगा। अब आयरन का एक एटम बनेगा, फिर एक और बनेगा, इस तरीके से बहुत सारे एटम जब बनेंगे, तो जब बहुत सारे एटम बनेंगे तो वो धीरे धीरे जिंक का जो पीस आपने डाला उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और आपको वहां पर ये ग्रेइश कलर का आयरन वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा डिपॉजिट होता हुआ, किसके ऊपर? जिंक के मेटल पीस के ऊपर, जो मेटल पीस आपने वहां पे डाला है। और ये हो गया जिंक सल्फेट का, जिंक सेकेंड सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक, जो कि कैसा होता है? कलरलेस होता है। बस यही रिएक्शन है आपकी, बैलेंस भी
अब इसमें देख लीजिए थ्योरी क्या लिखनी है आपको, ठीक है। आपको लिखना है व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट द ग्रीनिश कलर ऑफ द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। ग्रीनिश कलर जो था आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का, ये देखिए, ठीक है, ये धीरे धीरे फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि आयरन के आयन अब वहाँ रहेंगे ही नहीं। आयरन आयन्स के कारण ही, Fe2+ आयन के कारण ही कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, क्या, द ग्रीनिश कलर ऑफ द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कलर फेड हो जाता है ग्रीनिश कलर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट, क्योंकि वहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनने लगता है, ठीक है। और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है ऑब्वियसली। और आयरन मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक के ऊपर, ठीक है। बस नोट कर लीजिए। पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसके 3 पार्ट्स हैं। कह रहा राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है बताइए, 11, ठीक। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,8,1। तो ध्यान से चेक करो, आउटर मोस्ट देखिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, बस आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हम डॉट लगा के दिखाते हैं, ठीक है। तो आंसर 1 देखिए, पार्ट 1 का आंसर, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना होगा, Na लिख के और यहाँ हम एक डॉट लगा देंगे। ध्यान से चेक करो, बस यही हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 2,8,2। तो आउटर मोस्ट शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इसलिए हम कितने डॉट लगाएंगे यहाँ पर, 2, करेक्ट। तो मैग्नीशियम का डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे हम लोग, Mg लिखा और यहाँ पे हमने 2 डॉट लगा दिए, कहीं पे भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6, तो यानी कि हमको 6 डॉट लगाने हैं। तो हमने क्या किया, ये देखिए 2 डॉट और यहाँ पर भी 2 डॉट और यहाँ पर भी 2 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया मैग्नीशियम का और ये हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में कह रहा है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। कितने सोडियम है यहाँ पर, 2, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, एक सोडियम ये रहा और दूसरा सोडियम यहाँ पर ये रहा, करेक्ट। अब ध्यान से स्टूडेंट्स देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और यहाँ पे सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। चेक करो, अभी भी दिखाया था। और आपको पता है कि सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे यहाँ से तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, चेक करो, ठीक। और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 2 सोडियम लिए और एक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन का एटम लीजिए, ये देखिए सिंगल ऑक्सीजन एटम लिया, ठीक। अब इस ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने दिखा दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए, चेक करो, उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले अगर कहीं से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, चेक करो 6 है ना, 6 में 2 ऐड करो कितना आ जाएगा, 8, सही है। तो देखिए यहाँ से हम एरो लगाएंगे, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाले सोडियम एटम से लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले सोडियम एटम से लेगा, ठीक। और जब ऐसा ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखिए जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर आ जाता है नेगेटिव, सही है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए सोडियम पे आ गया क्या, ध्यान से चेक करो, पॉजिटिव, सही है। सोडियम पे आ गया पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन ने, इस सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपना, ऑक्सीजन को दे दिया, तो उस पर भी आ जाएगा पॉजिटिव। कितने सोडियम आयन बनेंगे, तो जवाब है 2 सोडियम आयन बनेंगे, इसलिए हम Na+ के आगे क्या लगा देते हैं, 2, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, Na+ लिखते और ऐसा एक ब्रैकेट लगाते नॉर्मल, यहाँ पे होल ट्वाइस लगा देते, यानी कि 2 सोडियम के आयन्स यहाँ पर हो गए, ठीक। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो ऑक्सीजन है ये तो कैटायन है, पॉजिटिव आयन, और एन आयन यानी कि नेगेटिव आयन जो बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो एन आयन बनेगा। अब ध्यान से चेक करो, उसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के खुद के हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको कहाँ से मिले, जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाया, ये इसको मिले हैं सोडियम से, ठीक। अब एन आयन को लिखने का तरीका क्या होता है, क्लास में सिखाया, ऐसा एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक, और इसके ऊपर इसका चार्ज लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर इसका हम चार्ज लिखते हैं, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम इसका चार्ज लिखेंगे। चार्ज कितना आ जाएगा इस पर, 2-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन अगर लेता तो 1- आता, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2- आएंगे, यानी कि 2 नेगेटिव, सही है। ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, Na+ होल ट्वाइस और साथ में ये ऑक्साइड आयन आप ऐसे लिखते हैं, ऑक्साइड आयन 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका क्या 7 8, सही है। अब
हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, Na2O। ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O। कोई डाउट है बताइए। नाउ नेक्स्ट देखिए जरा, अब हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए ये रहा, देखिए मैग्नीशियम का एटम आपका, ठीक। मैग्नीशियम के एटम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं चेक करिए, 2। तो आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप ऐसे बना दीजिए, ठीक। अब ये रहा ऑक्सीजन का एटम, ये रहा ऑक्सीजन का एटम, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेगा, चेक करो, ठीक। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम का आयन बनेगा, यानी कि Mg। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मैग्नीशियम पे आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव। चेक करो, इस बार मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसलिए मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, बिकॉज मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने मैग्नीशियम से लिए, ठीक। तो इस तरीके से इस पे आ गया 2 नेगेटिव, सही है। तो इस पे आ गया देखिए 2 नेगेटिव, करेक्ट। और इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, MgO, करेक्ट। कोई डाउट है, सिंपल है, हाँ, ओके। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए मैग्नीशियम 2+ ऐसे ब्रैकेट लगा के, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2- ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अब पार्ट 3, व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, ओके। इन कंपाउंड्स में बच्चों कौन से आयन प्रेजेंट है, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम आपको इसमें सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहला, इन सोडियम ऑक्साइड, बच्चों Na2O, इन सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड में कैटायन कौन है बताइए, सोडियम आयन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन। इन सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयन यानी कि Na+ आयन, एंड ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2-, ये होता है आपका क्या, ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो इन सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयन, और सोडियम आयन का फॉर्मूला लिख दीजिए, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन का सिंबल लिख दीजिए, या फॉर्मूला आप कुछ भी बोल सकते हो, आर प्रेजेंट, बस। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन, ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। और दूसरा, इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन कौन से आयन है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन का बच्चों सिंबल क्या होता है, Mg2+, अभी अभी आपने बनाया, एंड ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन का सिंबल O2- प्रेजेंट। कोई डाउट है बताइए। ये आयनिक कंपाउंड हैं दोनों, ठीक है। तो ये सब आयन्स के नाम है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मैग्नेट देखा आपने, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, देखा आपने, ये देखिए ये मैग्नेट में जैसे कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या है, चार्ज पार्टिकल्स, 2 तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं, नेगेटिव को भी रिपेल करेगा, ठीक है, यहाँ रिपल्शन होगा, पॉजिटिव अगर पास आ जाएंगे तो रिपल्शन होगा, और नेगेटिव अगर बच्चों पास आ जाएंगे तब भी रिपल्शन होगा, और अगर ऑपोजिट चार्जेस, जैसे भाई नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाओ आप तो रिपेल करता है, साउथ को साउथ के पास ले जाओ तो रिपेल करता है, ठीक उसी तरीके से प्लस को रिपेल करेगा, माइनस को। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ गया तो इन दोनों के बीच में, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास आ गया तो इन दोनों के बीच में बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, ओके, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आइए आपको एग्जांपल देते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 2,8,1। अब आपको पता है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चेक करो, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देगा तो सोडियम आयन बन जाएगा, चेक करो Na+ बन जाएगा, ठीक।
और जैसे कि क्लोरीन है आपका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। अब चेक करो, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, आपको पता है सोडियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ध्यान से चेक करो, क्योंकि क्लोरीन का आउटरमोस्ट में 7 है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो वो सोडियम से ले लेता है और क्या बना देता है, Cl-। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना उसमें नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन के एटम पे नेगेटिव आ गया, अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन बोलेंगे। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये एक पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में बच्चों यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप उसको, ठीक है ना। अब बच्चों जब फोर्स लगता है तो ये पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं, ठीक, और इन्हीं को केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड का मतलब नथिंग, बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज फोर्स, इनके बीच में एक फोर्स लग गया, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से NaCl का एक मॉलिक्यूल या आप बोल सकते हो फॉर्मूला यूनिट बन के तैयार होगा। इसी तरीके से दूसरा NaCl बन के तैयार होगा, तीसरा, और हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है कि NaCl का एक लैटिस बनता है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनता है। बहरहाल इतना डिटेल में आपको नहीं आना, आपको बस ये समझना है कि अगर मुझे सोचिए, अब सोडियम क्लोराइड को अगर मेल्ट करना हो, सोडियम क्लोराइड को अगर मेल्ट करना हो तो क्या करना होगा बताइए, इसको मेल्ट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना होगा ताकि सोडियम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, ठीक है, इसका लैटिस ब्रेक हो जाए, बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो इतने मजबूत बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी बच्चों देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड बना है क्योंकि देखिए आयन से बना है, कैटायन है, पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए आपको बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बस इसलिए सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पता है आपको सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल से लगभग 800 के आसपास होता है, ये 801 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है ना, 801 डिग्री सेल्सियस। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉईल करने लगता है, 801 डिग्री सेल्सियस सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको ले जाना पड़ता है, इसके लिए आप क्या करोगे, हीट एनर्जी दोगे उसको, हीट के फॉर्म में एनर्जी दोगे, सही है ना। तो ये चीज़ है। तो अब हमको देखिए लिखना क्या है बच्चों यहाँ पर एग्जाम में, ये सब आपको ये सब डेटा नहीं देना है, सब कुछ बताना नहीं है, तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। आपको एग्जाम में लिखना है कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से, ठीक। उसके बाद आपको बताना है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो किसी आयनिक कंपाउंड के जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इनके बीच में क्या लगता है, इनके बीच में बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपली आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट द आयनिक कंपाउंड। तो अगर आपको आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक आयनिक कंपाउंड आपको मेल्ट स्टेट में नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखो बच्चों ये पार्टिकल सब पास पास ऐसा रहेंगे तो सॉलिड फॉर्म में ही तो रहेगा ना। अब सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में ले जाना है तो इनको दूर दूर करना होगा, पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा, यानी कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मजबूत बॉन्ड होगा तोड़ने में उतनी मशक्कत आपको करनी होगी, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी। एक्चुअल में मैं एक बात बताता हूँ, सुनो होता क्या है, होता ये है बच्चों, जब NaCl का NaCl का मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट आप कुछ भी बोल दीजिए, जब ये बनता है पता है, जब ये दोनों पास पास आते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। और जब भी सिस्टम स्टेबल होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो ये अपने बनते टाइम जितनी एनर्जी निकालता है ना, इसको वापस से तोड़ने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सुन लीजिए, जब NaCl का फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का, तो भारी मात्रा में वहाँ पे एनर्जी निकलती है, भारी मात्रा में एनर्जी हीट के फॉर्म में वहाँ पर निकलती है और वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और जो भी कंपाउंड लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड तो बहुत ही लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। जब वो बनते हैं तो भारी मात्रा में एनर्जी निकालते हैं, तो सोचो अगर आपको वापस से इसको तोड़ना है तो आपको भारी मात्रा में एनर्जी देनी होगी हीट के फॉर्म में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हीट के फॉर्म में एनर्जी देते जाओगे, इसको 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचाओगे, तब जाके मेल्ट होगा। बात समझ में है कि नहीं? तो ये सब रीजंस आप लोग को लिखने हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।